नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित धामपुर की, जहां केंद्रीय रेलवे कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जनपद बिजनौर के 2 दिवसीय दौरे के चलते आज धामपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उनका विधायक अशोक कुमार राणा, नगीना लोकसभा संयोजक महेंद्र धनौरिया, नगर पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता ने बुके भेंट कर स्वागत किया। केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर द्वारा धामपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया और रेलवे विभाग के संबंधित अधिकारियों से रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के संबंध में जानकारी भी हासिल की गई। रेलवे मिनिस्टर ने रेलवे स्टेशन का भ्रमण किया। वहीं रेलवे मिनिस्टर ने रेलवे अधिकारियों के साथ प्लेटफॉर्म पर स्थित सीढ़ियों पर चढ़कर आसपास के एरिया का निरीक्षण कर रेलवे विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रुकी हुई पैसेंजर्स ट्रेनों को चलवाने, जैत्रा व शुगर मिल के बीच फाटक पर दोनों ओर गन्ने के ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली का जाम जैत्रा फाटक पर लगा रहता है, वहां ओवरब्रिज या अंडरपास बनवाने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ओमवीर सिंह, उप जिलाधिकारी मनोज कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ, कोतवाली प्रभारी माधव सिंह बिष्ट सहित आरपीएफ अधिकारी, जीएम आशुतोष गंगल, सीनियर डीओएम सुधीर कुमार, एडीआरएम निर्भय नारायण सहित मंडल स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव स्टेशन के निरीक्षण के बाद स्थानीय यूरेशिया पैलेस के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की और धामपुर के रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने की बात कही। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। धाम की इस मीठी कल्चर के, बहुत ही स्वीट कल्चर के साथ जो पिछले 2 दिनों से आपके साथ हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए आप सबका अभिनंदन। क्यों आज सुबह धामपुर रेलवे स्टेशन का इंस्पेक्शन किया। बहुत ही पुराना स्टेशन है और मेरे ख्याल से भारतीय रेलवे के नेटवर्क में एक बहुत ही इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए आज तय किया गया कि धामपुर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। ऑफिसर्स को किस तरीके से इसको अत्याधुनिक बनाना है उसके क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। आगामी 16 से 18 महीनों के बीच में इस काम को संपूर्ण करने का टारगेट भी ऑफिसर्स को दिया। इसका बहुत ही एक सुंदर तरीके से नया मॉडल बनेगा, जो कि पूरे के पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे एक नए तरीके से स्टेशन का निर्माण होगा और एक टोटली नया उसमें पैसेंजर का एक्सपीरियंस रहेगा। पहला विषय ये। दूसरा, इस क्षेत्र में कई जगह फाटक के कारण जो जाम होता है, वो विषय मेरे पास कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि लेके आए हैं। तुरंत सभी अधिकारियों को उसमें करीब अभी तक अपने इस क्षेत्र में करीब 6 जगह का नाम आया अभी तक फाटक के लिए। फाटक के कारण जो दिक्कत हो रही है उसका अधिकारियों को सर्वे करने का आदेश दिया गया है। आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर सर्वे कंप्लीट करें। सर्वे कंप्लीट होने के बाद में उसका क्या नतीजा निकलता है, किस तरह से उसकी फिजिबिलिटी बनती है, उसके आधार पे आगे की कार्रवाई होगी। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर आज भी टावर नहीं आता, तो जहाँ सिग्नल नहीं आता उन सब जगह का डिटेल सर्वे करने के लिए बोला गया है। कल बीएसएनएल का एक्सचेंज का सर्वे भी मैंने इंस्पेक्शन भी रात में किया था। अपने बिजनौर में जो बड़ा एक्सचेंज है उसका इंस्पेक्शन भी किया था और वहाँ पर भी कैपेसिटी बढ़ाने का टारगेट देके आया। वहाँ कैपेसिटी बढ़ाने का टारगेट है कम से कम आज करीब 100 के आसपास नए फाइबर के कनेक्शन महीने के दिए जा रहे हैं। उस टारगेट को बढ़ाया है 100 की जगह कम से कम 5000 कनेक्शन महीने के देने हैं। पूरे के पूरे बिजनौर जिले की बात कर रहा हूँ, केवल धामपुर की बात नहीं, पूरे बिजनौर जिले की कम से कम 5000 कनेक्शन महीने के फाइबर के देने, जिससे कि गांव के क्षेत्रों में, कस्बों में
नगर में सब जगह लोगों को अच्छी से अच्छी ब्रॉडबैंड की सुविधा मिले। आप सबको ज्ञात भी है कि BSNL के लिए भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,64,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज और बहुत ही दूरगामी रिजल्ट वाला एक पैकेज दिया है इसको रिवाइव करने के लिए। तो ये सब काम संचार में BSNL की सुविधाओं को बढ़ाने का काम उसी प्रक्रिया में होगा। एक अत्याधुनिक स्टेशन, उसमें क्या क्या होना चाहिए, राइट? उसमें सबसे पहला होना चाहिए कि जहाँ पे लोग आए वो किस तरह का रिसेप्शन मिले। गाड़ी से आए तो ठीक से बारिश में भीगे नहीं। तो सबसे पहले आते ही, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं अगर, तो एयरपोर्ट पे जाते ही आपको चाहे स्कूटर से आए, मोटरसाइकिल से आए, ऑटो से आए, गाड़ी से आए, किसी भी साधन से अगर आप पहुंचते हैं तो आपका एक बहुत सुंदर तरीके से आप वहां पे जाते ही एयरपोर्ट के पास पहुंचते हो। वैसे की वैसी सुविधा रेलवे स्टेशन पे भी होगी, राइट? पहला। दूसरा, बिल्डिंग कंप्लीटली नए तरीके से बनेगी। सारा फोकस रहेगा जो भी यात्री वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए बैठे हैं वहां पे ट्रेन का, उनको अच्छी से अच्छी तरीके से, बहुत ही सुगम तरीके से बैठ सके। तीसरा, टॉयलेट्स की फैसिलिटी, पीने के पानी की फैसिलिटी, खान पान की सुविधा, उसको एकदम मॉडर्न तरीके से, एकदम नए तरीके से विकसित किया जाए। ये हुई पैसेंजर का इमीडिएट एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि एकदम सुगमता से गाड़ी में व्यक्ति बैठ सके। पांचवा विषय आता है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो FOP होता है उसकी व्यवस्था। उसमें एकदम नई तरह से डिजाइन की गई है अभी, जिससे कि अभी अगर हम देखते हैं तो जो हमारे बुजुर्ग भाई है वो ऊपर चढ़ना हो तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसमें एस्केलेटर लगाना और अच्छे से चौड़ा करके FOP बनाना, जिससे कि चढ़ने के टाइम में कभी अचानक एक साथ भीड़ आ जाए तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो। तो बहुत चौड़े चौड़े FOP और उसके साथ स्वचालित सीढ़ियां जो होती है, एस्केलेटर, स्वचालित सीढ़ियां जो एस्केलेटर की सीढ़ियां होती है, वो व्यवस्था उसमें होनी है। फिर छठा, स्टेशन का जो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल पूरा आज भी कन्वेंशनल तरीके से अगर है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बनाना, जिससे कि गाड़ियों को जल्दी से जल्दी अंदर आने की सुगमता के साथ उनको परमिशन मिले और जब टाइम हो जाए तो वहां से निकलने की उनको परमिशन तुरंत मिले, उसमें कोई भी डिले नहीं हो, वो सब व्यवस्था एक अत्याधुनिक स्टेशन के पैरामीटर्स में आता है। ऐसे स्टेशन देश में कई बने हैं और अब उनसे जो लेसन अपने को मिला है, जो सीखने को मिला है, उसके हिसाब से हम जल्दी से जल्दी काम अब तेजी से कर सकते हैं। तो अगले 16 से 18 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं। ऑलरेडी अधिकारी जहाँ पे जाके उनको देखना है दूसरे स्टेशन, उनके आदेश हो गए। इस शनिवार को अधिकारियों का एक ग्रुप जाके दूसरी जगह जो नए बने स्टेशन उनको देख के आएगा और उसी के हिसाब से यहाँ की डिजाइन। मेरे जानकारी में आया है, ये पुराना सर्वे है, बहुत पुराना सर्वे। मैं दिल्ली जाके वापस इसकी पुरानी सर्वे रिपोर्ट्स को देखूंगा, देख के उसमें किस तरह से फिजिबिलिटी आई है उसमें, यानी ट्रैफिक है कि नहीं। विशेष देखिए, सड़क में और रेल में क्या फर्क है। सड़क में और रेल में सबसे बड़ा फर्क है कि आपको जो पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर बनाने में जो खर्चा आता है, वो खर्चा रेलवे में बहुत ज़्यादा है। यानी रेल में क्या, पहले सड़क में क्या, सड़क में सिर्फ आपने सड़क बनाई, उसके ऊपर ब्लैक टॉप कर दिया। अब इसमें रेल में उसके ऊपर आपको ट्रैक बनाने पटरी बनानी पड़ेगी, फिर बिजली के तार लगाने पड़ेंगे, फिर सिग्नलिंग के लिए OFC केबल लगानी पड़ेगी, जगह जगह स्टेशन बनाने पड़ेंगे। तो एक महंगा काम है, उसमें ज़्यादा अर्थ लगता है। इसी के लिए जब तक सफिशिएंट ट्रैफिक नहीं हो, सफिशिएंट नंबर में आने जाने वालों की संख्या नहीं हो, वहाँ पे नए प्रोजेक्ट लगाना मुश्किल होता है। तो मैं पूरा का पूरा इसका अध्ययन करूँगा, फिर अध्ययन के बाद में जो निकलेगा वो मैं आपको बताऊँगा। आपके साथ प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर आएगा, जहाँ पर गुड शेड का आपने निरीक्षण किया, जहाँ पे माल लोडिंग
अनलोडिंग होती है, तो यहाँ पर भी रेलवे विभाग की ओर से कोई कार्य योजना है? बहुत जरूरी है। देखिए, धामपुर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेंटर बन सकता है। इंडस्ट्री एक है आज, लेकिन और भी नई इंडस्ट्रीज आ सकती है। इंडस्ट्रीज को आने के लिए सबसे बड़ा है लॉजिस्टिक्स की सुविधा चाहिए। लॉजिस्टिक्स की सुविधा रेल से बेहतर और कोई नहीं, क्योंकि रेल में आप 1 टन अगर सामान लेके जाते हो, रोड की अपेक्षा वो कम, आधे से कम उसमें आपका खर्चा आता है। इसीलिए लॉजिस्टिक्स की सुविधा से दुनिया भर में कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे रेल के माध्यम से हम सामान को ढुलाई कर सकें। तो इसी के लिए अपने धामपुर स्टेशन में एक बहुत अच्छा मॉडर्न गुड शेड बनाया जाएगा, जिसमें आज जो सामान यहाँ पे आता है उसकी सुविधा भी हो, और जो यहाँ से लोड होके जाता है बाहर उसकी सुविधा भी हो। ट्रेन बिना कंट्रोल जी लेकिन बहुत सी पैसेंजर ट्रेनों को कंट्रोल देगी। आप कह रहे हैं कि नया मॉडल बनेगा धामपुर, तो ट्रेन बढ़ाई जाएगी कि भी चालू किया जाए? बहुत सारे, देखो इसका भी मैं विषय आपकी जानकारी में रहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें पूरा सहमत हो। रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस अपने आप में एक बहुत ही कठिन काम होता है। सड़क की मेंटेनेंस अगर हमें करनी है तो तुरंत उसके साथ से बाईपास हम बना लेते हैं, और बाईपास बना लेते हैं और उसके हिसाब से फिर सड़क यहाँ पे मेंटेन हो गई और बाकी यातायात साइड से हो गई। रेलवे ट्रैक में जब मेंटेन करना होता है तो उस पर कोई गाड़ी नहीं चल सकती। जो 4 या 5 घंटे या 6 घंटे का जो मेंटेनेंस का टाइम चाहिए, उस समय आपको सब गाड़ियों को उस जगह से निकाल देना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रैक की मेंटेनेंस कर पाओगे। यहाँ तक हम ठीक है, सब एक ही सेम पेज पे है। आपको रेलवे के ट्रैक को मेंटेन करने के लिए जो समय चाहिए होता है वो समय निकालना है, तो उसके लिए आपको टाइम टेबल में से बहुत सारी ऐसी चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि 400 किलोमीटर का जो एक सेक्शन होता है या 300 किलोमीटर का जो एक सेक्शन होता है, उस वक्त उसमें कोई गाड़ी नहीं है। इसी के कारण देखिए, ये कठिन फैसला था, लेकिन ये फैसला 2019 में लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि बहुत जरूरी था रेलवे के ट्रैक्स की मेंटेनेंस को ठीक से करना। वरना क्या होता था, ट्रैक अगर मेंटेन नहीं है तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती थी। रेलवे का ट्रैक है, ये लोहे की पटरी है। लोहे की पटरी के अंदर हर तरह के डिफॉर्मेशंस कहते हैं जिसको, यानी कभी मुड़ जाए, कभी उसके अंदर कोई दबाव आ जाए, प्रेशर आ जाए। समय समय पे पटरी को बदलना पड़ता है, समय समय पे पटरी को ठीक करना पड़ता है, उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। इसके कारण बहुत सारी जगह से स्टॉपेजेस कम हुए, कुछ ट्रेन्स को बंद किया गया। अगर नहीं करते तो वही पुरानी जो परिस्थितियां होती थी एक्सीडेंट्स की, वो रहती। इसी के कारण एक कठिन निर्णय लिया गया था, लेकिन उसके अलावा भी, उस निर्णय के बावजूद भी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, जो काम मेंटेनेंस का पहले 8 घंटे में होता था, वो आज अगर 3 घंटे में हो सके तो हम कुछ और ट्रेनों को चला सकते हैं, कुछ और स्टॉपेजेस दे सकते हैं। ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जो पहले जनपद में बड़ी संख्या में लोग मुंबई वगैरह रहते हैं, और यहाँ से पूरे जिले से नजीबाद मुरादाबाद तक कोई ट्रेन सीधी नहीं है, तो कोई ऐसी व्यवस्था की जाए मुरादाबाद या नजीबाद से मुंबई के लिए ट्रेन लगनी चाहिए। यहाँ यात्री परेशान होते। ये विषय भी आया मेरे पास। अभी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, ये 5 ऐसे बड़े शहर हैं जिसमें सारे के सारे ट्रैक एकदम फुल है, बिल्कुल, मतलब 1 मिनट का भी आगे पीछे करने की संभावना नहीं रहती है, इतनी वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है। इसी के लिए हर जगह इन सारे बड़े शहरों में नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, जिससे कि कैपेसिटी बढ़े। कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे नई ट्रेनें भी इंट्रोड्यूस होगी। अभी हाल ही में दिल्ली के लिए एक ट्रेन नई इंट्रोड्यूस हुई थी कहीं से, हाल ही में बैंगलोर के लिए एक हुई थी। तो जैसे जैसे कैपेसिटी आ रही है बैंगलोर के लिए, इसलिए हो क्योंकि एक नया टर्मिनल बना वहाँ पे। इसी तरीके से मुंबई में
2 नई लाइनें बिछाई जा रही है। तो जैसे जैसे नई लाइनें बिछाए, नई कैपेसिटी आए, वैसे वैसे नई ट्रेनें भी चालू होंगी। 18 महीने में धामपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो अत्याधुनिक हो जाएगा। लेकिन इन 16 महीने में जो यहाँ असुविधाएँ हैं, यात्रियों को पानी नहीं मिल पाया, यहाँ पर रेलवे की जो ज़मीनें संपत्तियाँ हैं उन पर लोगों के कब्जे हैं, ये समाधान कैसे होगा? बिजली नहीं, बिल्कुल उस पर भी काम करेंगे। पानी नहीं है, आवासीय कानूनी यहाँ खंडन हो चुकी है। बिल्कुल ये विषय भी आया मेरे ध्यान में, सुबह मैंने देखा था, उस पर भी काम करेंगे। सर, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए फाइबर केबल बिछाए गए थे। उसमें प्राथमिक विद्यालय और ग्राम पंचायतों में कनेक्शन देने थे। सर, 5 साल हो गए हैं फाइबर लाइन बिछाए हुए, मगर अभी तक बिजनौर का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसे इंटरनेट कनेक्टिविटी से पूर्ण रूप से जोड़ दिया गया हो। आपने जो विषय उठाया बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने इसीलिए शुरू में आपको कहा BSNL का जो एक्सचेंज है वो मैं करने गया था और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का ऑर्डर देके आया। क्या होता है, डेटा का फ्लो कैसे होता है, हर एक पॉइंट से, हर एक गांव से मान लो आया, गांव से कस्बे तक आया, कस्बे से जिले तक आया, जनपद तक आया, जनपद से फिर जो बैकबोन होती है उस बैकबोन में जुड़ जाता है। तो जो अपने बैकबोन में जुड़ने वाली बड़ी पाइप है उसके साथ जो जुड़ना है वहां पे गेटवे लगाने पड़ते हैं, उसकी कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए जो अभी प्रधानमंत्री जी ने 1,64,000 करोड़ का जो पैकेज दिया है उसमें बहुत बड़ा भाग है किस तरह से BSNL के कैपेसिटी को बढ़ाए। जैसे कैपेसिटी वो बढ़ती है वैसे वैसे कनेक्शन बढ़ेंगे। तो इसी जब दिल्ली में कैपेसिटी वाला विषय सॉल्व हुआ, इसीलिए मैं जनपद बिजनौर में कह पाया कल कि अब आपको 5,000 कनेक्शन प्रति माह देते हैं। तो उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप विश्वास रखिए इस पे काम बहुत तेजी से। क्योंकि अब जो IT का दौर है और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके तरीके जो हैं वो भी बदल गए हैं, लोगों से फ्रॉड करने। अब ये तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है पुलिस स्टेशन के अंदर कि हर रोज मतलब साइबर क्राइम से संबंधित मामले में पहुँचते हैं। लेकिन अब जो सिविल पुलिस होती है उसका कहना ये है कि भैया क्योंकि साइबर से रिलेटेड मामले हैं इसलिए हम उनको दर्ज नहीं कर पाते, कभी कभी दर्ज भी हो जाते हैं। तो जो साइबर थाने हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत इस समय जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने विषय उठाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइबर क्राइम में तब होती है जब हमें पता नहीं होता है कि फोन पे तो लिखा हुआ है ये HDFC बैंक से आया है, लेकिन एक्चुअली कहीं और से आया हुआ, बराबर है। इस प्रॉब्लम को ये जड़ है, इस समस्या की जड़ ये है कि हमारे सामने जो दिखता है वो होता नहीं है, बराबर है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने 3 महीने पहले एक नया पेपर कंसल्टेशन प्रोसेस होता है। इसमें टेलीकॉम की दुनिया में, IT की दुनिया में सब चीज़ों को बहुत सोच समझ के विचार विमर्श करके किया जाता है। तो एक कंसल्टेशन पेपर डाला, उसमें ये है जो आपके सामने फोन पे दिखे उसी का नाम दिखे जिसके नाम से वो सिम एक्चुअल में खरीदी गई, और सिम जो ली जाती है उसके पीछे उसका KYC होता है, यानी नो योर कस्टमर कि किसकी है जांच की जाती है। वो जांच के हिसाब से अगर आपके सामने सही नाम आएगा 80% 90% उससे समस्या समाधान हो जाएगी। बाकी के लिए बहुत ही आज के ज़माने में तो वैसे हम सबके सब आज सोशल मीडिया देखते हैं। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है, आप सब बाकियों को भी आप जागृत करें। कहीं पर भी कोई फ़ोन आए जो OTP मांगे या कहीं पर भी कोई ऐसा फ़ोन आए जो आपके दूसरे डिटेल्स मांगे, तो वहाँ पर आप वो डिटेल्स न दें। तो ये जागरूकता भी हमें सभी में लानी पड़ेगी। ये जागरूकता और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो उसमें समस्या समाधान। ये विषय मैं कल बोल चुका हूँ, फिर भी आपके सामने रिपीट करूँगा। मेरठ से हस्तिनापुर की जो लाइन है उसका जो सर्वे चल रहा था पहले, अब ये फैसला किया गया है कि सर्वे पूरा किया जाए अप टू बिजनौर। सर्वे बिजनौर तक करेंगे तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी का एक साधन मिलेगा। सर्वे से ही पता चलेगा कि वाकई वहाँ पे उतना ट्रैफिक है कि नहीं, क्योंकि ये महंगा प्रोजेक्ट है। इसमें करीब 2,500 से 3,000 करोड़ का
व्यय आएगा। तो उसके हिसाब से सफिशिएंट ट्रैफिक है या नहीं, वो सर्वे से जानकारी मिलेगी, उसके बाद में फाइनल फैसला है। सर रेलवे कर्मचारियों का मानना है, उनके उम्मीद कार्ड बने हुए हैं स्वास्थ्य उपचार के लिए। सर उनका ये कहना है कि हमें इस योजना का कोई लाभ प्रॉपर नहीं मिल पाता है। हमें अगर मान लीजिए हमें कहीं जाना होता है तो रेफर सिस्टम बन जाता है, जहाँ प्रॉपर इलाज होना चाहिए उन्हें उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता है। ये जानकारी आपने दी है। मैंने हालांकि जितनी बार भी विशेषकर जो हमारे सबसे निचले स्तर पे कर्मचारी हैं, उनसे कई जगह बात की, लोको पायलट से बात की, गार्ड से बात की, स्टेशन मास्टर से बात की। अभी तक सभी ने यही कहा था कि उम्मीद कार्ड से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि एक कार्ड दिखाने से जहाँ पर भी जो सुविधा चाहिए मिल जाती है। लेकिन फिर भी आपने ये जानकारी दी है तो मैं इसकी वापस जांच करूँ। मेरा सवाल जो है राजनीति का संबंध है। 2024 की आप लोग तैयारी, भाजपा ने जो है तैयारी शुरू कर दी। बिजनौर जिला पंचायत को भाजपा का अध्यक्ष है उसे हटवाने के लिए जिले के भाजपा विधायक और कुछ लोग जो है लॉबिंग कर रहे हैं, इसमें आपका क्या है? हमारी भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही एक सुदृढ़ सांगठनिक व्यवस्था है। इस सांगठनिक व्यवस्था में बहुत स्पष्ट तरीके से जहां पर भी कोई इनडिसिप्लिन आता है उसके ऊपर काम करने का एक तरीका है, हम उसी तरीके से काम करेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, नगीना लोकसभा संयोजक महेंद्र धनौरिया, नेहटौर विधायक ओम कुमार, विधान परिषद सदस्य एवं नगीना लोकसभा प्रभारी गोपाल अंजान, जिला प्रभारी हरिओम शर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।